एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्त। मैं अंकित सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम कुछ रेजिस्टेंस के रूल को जान लेते हैं। ये हमने एक कंडक्टर दिखाया है, एक चालक है। इस चालक ये हमारा किसी भी धातु से बना हो सकता है जिसमें कि चालकता का गुण हो। तो ये हमारा एक धातु है जिसकी लंबाई L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ये दिखाया गया है और इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता रो दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। कुछ और पॉइंट हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस जो है वो चालक के मटेरियल अर्थात चालक किस धातु का बना है उस पे निर्भर करता है। चालक किस धातु का बना है अर्थात उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उस चालक के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस उस चालक की लंबाई और उस चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है। तो ये रेजिस्टेंस किसी धातु का किस पे निर्भर करता है, ये बात हमने बताया। अब आइए आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ दो कंडक्टर यहाँ दर्शाए हुए हैं। पहले में आप देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ज़्यादा है और लंबाई कम है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। ये पहले वाले आप देखेंगे चालक तो ये मोटा है और छोटा भी है, और दूसरा वाला आप देखेंगे तो पतला और लंबा है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार के हिसाब से हमने यहाँ पे आपको बताया है। ये हमारा पहला कंडक्टर था जिसकी लंबाई L1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था। अब इसको यदि हम ये हमारा तार है इसका लंबाई L1 हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हो, लेकिन हम कहें कि इस तार को खींच के हम इसको बढ़ा दें। अब जब बढ़ा दें तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधार हमने यहाँ समझाने का कोशिश किया है। तो ये हमारा एक L1 लंबाई का है, एक L2 लंबाई का है। ये लंबा है और ये छोटा है। तो देखिए जब एक ही वायर है और जब इसी को बढ़ाया जाएगा तो इस अवस्था में वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम आर ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ एनी कंडक्टर इफ़ वी डू स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग। अर्थात ये कंडक्टर है, इसको हम ये स्ट्रेच करके बढ़ाएं या ये कंडक्टर है इसको स्ट्रेच करके हम ये छोटा करें। तो इस अवस्था में क्या होता है, उसका जो धातु है हमारा जो चालक है उसका वॉल्यूम जो होता है अर्थात आयतन जो होता है वो स्थिर होगा। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे मान यहाँ पे ये L1 लंबाई था, हमने कहा है इसको कि n टाइम्स इसको बढ़ा दिया हमने, और n टाइम्स बढ़ाने पे इसका लंबाई कितना हो गया दोस्तों, L2 हो गया। तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये देखिए हमने R1 बराबर लिखा रो L1 अपान A1 एवं R2 बराबर रो L2 अपान A2 एवं L2 बराबर क्या लिखा हमने दोस्तों n L1, क्योंकि हमने प्रथम जो चालक की लंबाई थी उसको हमने n गुना बढ़ा के ये दूसरा हमने एक यहाँ दर्शाया है, अर्थात L2 हमारा n इंटू L1 हो गया। जैसे ये एक लंबाई था, मान लीजिए ये 5 मीटर की लंबाई है, लेकिन हमने इसको बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, अर्थात कितना हमने दोस्तों 2 गुना बढ़ा दिया। तो हम 5 गुणे 2 लिखते हैं दोस्तों, या हम कहें कि ये एक लंबाई है 5, इसको 2 गुना बढ़ा दिए तो अर्थात 2 गुणे 5 टोटल लंबाई 10 हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ L2 बराबर n L1 n टाइम्स हमने यहाँ लंबाई दूसरे धातु का बढ़ाया था। तो इस संबंध में क्या रिलेशन होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ये दोस्तों प्रथम केस है हमारा रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का। जब एक L लंबाई का चालक हो और उसको खींच के या कंप्रेस करके बड़ा या छोटा किया जाता है तो उस अवस्था में उस वायर का प्रतिरोध क्या होगा
इस संबंध में हम लोग यहाँ फार्मूला का निष्पादित करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे का क्षेत्रफल, इधर L2 गुणे A2, तो L1 अपान L2 बराबर A2 अपान A1 होगा। अब हम L2 की जगह दोस्तों यहाँ से NL1 यहाँ लिख सकते हैं, तो A2 अपान A1 यहाँ, फिर A2 अपान A1 बराबर 1/n, यहाँ से L1 कट जाएगा, या A1 अपान A2 बराबर n आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमने समझा कि एक ये हमारा L1 लंबाई का था, इसको हमने n टाइम्स करके खींच दिया, जिससे इसकी लंबाई L2 हो गई। तब इस वायर का प्रतिरोध क्या होगा हम ये ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक के फॉर्मूले पे पहुँचे, A1 अपॉन A2 बराबर n। तो आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि ये देखिए, यहाँ R1 बराबर रो L1 अपान, ये हमने फार्मूला यहाँ फिर से एक बार लिख दिया है। अब V1 बराबर V2, A1 बराबर A2 बराबर n उधर आया था, हमने अभी फाइंड आउट किया था। A1 बराबर A2 बराबर n हमने उधर फाइंड आउट किया था। V1 बराबर V2 L1 अपान L2 से आप देखेंगे तो L2 अपान L1 बराबर A1 अपान A2 आएगा, लेकिन यहाँ A1 अपान A2 बराबर n था, तो हम A1 अपान A2 बराबर n लिख सकते हैं। और हमारा L2 जो होता है, आप यहाँ से यदि देखेंगे इस यहाँ से, तो L2 अपान L1 बराबर होता है A1 अपान A2, और A1 अपान A2 बराबर हमने यहाँ फाइंड आउट किया है n। तो इसलिए जब L2 अपान L1 भी इसके बराबर है, तो L2 अपॉन L1 बराबर A1 अपान A2 बराबर भी n होगा। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया, R2 अपॉन R1, ये हमने डिवाइड किया दोनों चालक के प्रतिरोधों को। तो इससे क्या निकल के आया, L2 अपॉन L1 गुणे A1 अपान A2। अब L2 अपान L1 ये रो से रो कट गया होगा, और ये L2 अपॉन L1 और A1 अपान A2 प्राप्त हुआ। अब L2 अपान L1 की जगह हम n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी बताया, क्योंकि L2 अपान L1 A1 अपान A2 के यहाँ से बराबर होता है, और A1 अपान A2 बराबर हमने n ज्ञात किया है। तो दोनों की जगह हम n रखेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो R2 अपॉन R1 बराबर n स्क्वायर, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर अपॉन R1। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इसको बाद में आप लोग को समझ में आएगा। अब यदि कहा जाता है कि एक चालक है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, या इसका प्रतिरोध 5 ओम है, और इसको 2 गुना खींच के बढ़ा दिया जाए, 2 गुना खींच के बढ़ा दिया जाए, अर्थात है कि ये वायर है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है। अब इसकी लंबाई को खींच के 2 गुना यहाँ कर दिया जाए, तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R2, और इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो ये R2 हमें ज्ञात करना है। तो R2 बराबर कितने गुना बढ़ाया गया है, तो 2 गुने, तो यहाँ 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4, और गुणे R1 कितना है 5, तो 5 चौके 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब ये हम इन टर्म ऑफ रेडियस एंड डायामीटर, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है L1 L2 और A1 A2 के पद में हमने फार्मूले को ज्ञात किया था, लेकिन अब हम लोग रेडियस और डायामीटर के पद में इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। अर्थात ये जो चालक होते हैं, तो इनके जो व्यास हैं और जो त्रिज्या है, उसके पद में हम लोग फार्मूले को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने ये ज्ञात किया हुआ था, R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1 गुणे A1 अपान A2। तो दोस्तों L2 अपान L1 यहाँ आ जाएगा। अब हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, सर्कल के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि ये कंडक्टर का ये क्षेत्रफल है, ये वृत्त के आकार का होता है। अब पाई इस प्रकार A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको पुट कर दिया,
तो अब इससे क्या प्राप्त हो गया दोस्तों हम लोग L2 अपान L1 R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब ये हम लोगों ने देखा था पीछे कि R2 अपान R1 बराबर इतना हम लोग फाइंड आउट किए। और इसको आप ध्यान देखिएगा दोस्तों R1 अपान R2 का स्क्वायर। अब R बराबर त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं व्यास बटे का 2 होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो R बराबर हम D/2 रख सकते हैं। तो जब हम D/2 रखेंगे तो यहाँ R1 की जगह दोस्तों R1 बराबर हो जाएगा D1/2। R2 बराबर इसी तरह हो जाएगा D2/2। तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे D1/2 का स्क्वायर करेंगे तो D1 स्क्वायर होगा और ये 2 4 हो जाएगा। इसी तरह D2/2 करेंगे तो D2 का स्क्वायर बटेगा 4 हो जाएगा। तो इस D1 का ये 4 और 4 ये कट जाएगा। तो ये D1 अपान D2 का स्क्वायर ही बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला, ये देखिए रेजिस्टेंस के पद में और ये रेडियस के टर्म में और ये डायामीटर अर्थात त्रिज्या और व्यास के पदों में हमें मिल गया। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों हम बताते हैं आपको, L2 अपॉन L1 बराबर A1 बराबर A2 होता है। हम लोगों ने पीछे देखा। और A1 अपान A2, अभी देखिए हम लोग दोस्तों A1 अपान A2 की जगह ही हम लोगों ने R1 अपान R2 का स्क्वायर पाया और R1 अपान R2 के स्क्वायर की जगह ही D1 अपान D2 का स्क्वायर पाया। तो ये सब एक दूसरे क्या होते हैं बराबर। L2 अपान L1 बराबर A1 बराबर A2 बराबर R1 बटे का R2 का स्क्वायर बराबर D1/D2 का स्क्वायर। ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसके हिसाब से हम पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यदि हम इसमें L2 फर्स्ट वाले में हम L2 अपान L1 की जगह R1, क्योंकि ये सारा बराबर होता है, क्यों बराबर होता है ये भी बताया गया। L2 अपान L1 A1 अपान A2 कैसे बराबर होता है ये हमने पीछे देखा था। A1 अपान A2 की जगह ये आया, और कैसे आया, क्योंकि A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। तो इस हिसाब से R1 अपान R2 स्क्वायर आता है A1 अपान A2 की जगह। इसी प्रकार D1 अपान D2 का स्क्वायर आता है। तो यदि हम L2 अपान L1 की जगह यहाँ R1 अपान R2 बराबर होता है का होल स्क्वायर तो यहाँ रख देंगे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 अपान R2 का 4 हो जाएगा दोस्तों। R1 अपान R2 का यहाँ स्क्वायर, R1 अपान R2 का स्क्वायर, और ये दोस्तों आ जाएगा हमको R1 अपान R2 पे 4। ये हमको मिल जाएगा R1 अपान R2 पे 4, R2 अपान R1। अब इसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होगा इसको भी आप लोग देखिएगा आगे। अब इसी प्रकार यदि हम दूसरे फॉर्मूले में L2 अपॉन L1 की जगह, ये देखिए L2 अपॉन L1 ये सारा एक दूसरे के बराबर होता है। तो हमने यहाँ D1 अपान D2 का स्क्वायर रखा, तो ये हमको D1 अपान D2 का 4 मिल गया। तो इन फार्मूले को दोस्तों को आप याद रखिए। अब आइए इसमें के कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब इससे जो एक फाइनल फार्मूला प्राप्त होता है इन सभी में ये होता है R2 अपान R1, R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1 का स्क्वायर, A1 अपान A2 का स्क्वायर, R1 अपान R2 का 4, A1 D1 अपान D2 का 4। इसको आप लोग याद रखिए। और कैसे आया हमने पीछे इसको देखा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझने का कोशिश करें। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ एक चालक का रेजिस्टेंस 10 दिया गया है और बोला जा रहा है उसको कि 3 टाइम्स खींच के उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अर्थात एक ये हमारा वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है दोस्तों। कितना है, 10 ओम है। लेकिन इसको बोला गया है कि इसको खींच के इस वायर की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। अब जब इस वायर की लंबाई को 3 गुना कर दें तब इसका रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तब इस संबंध में हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था दोस्तों। इस सूत्र को आइए हम लोग देखते हैं। ये सूत्र था R2 बराबर N स्क्वायर अपान R1। या एक सूत्र और हम लोगों ने निकाला था जो R2 अपान R1 जो एक दूसरे को डिवाइड करने पे प्राप्त होता था। दोनों
चालक के रेजिस्टेंस को डिवाइड करने में प्राप्त होता था R2/R1 बराबर L2/L1 गुणे A1/A2। तो हम किसी भी सूत्र को लगा के ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये सूत्र आसान पड़ेगा, हम तुरंत इसको लगा के और ज्ञात कर सकते हैं। अब R2 बराबर N²R। N क्या है, कितने टाइम्स, कितना गुना खींच के बढ़ाया, तो 3 टाइम्स। तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। और रेजिस्टेंस कितना है पहले वाले वायर का जिसको खींचा गया, 10, तो ये 10। अर्थात दूसरे रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना हो गया दोस्तों, 90। और पहले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना था दोस्तों, 10। उसको जब 3 गुना खींचा गया है तब उसका प्रतिरोध 90 आया है। तो इस प्रकार फार्मूला का हमको उपयोग करना है। आइए एक क्वेश्चन और हम अब यहाँ दिखा गया है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध 10 है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध 10 है, एरिया को 4 टाइम्स कम कर देना है। एरिया को क्या करना है दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक हमारा क्या है दोस्तों, चालक है जिसका प्रतिरोध दिया है 10 ओम। अब ये बोल रहा है, ये जो इसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोल रहा है कि 4 गुना कम करने के लिए, कितना दोस्तों, 4 गुना कम कर देंगे। अर्थात यदि इसका हम लोग A1 मान लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात इसका क्षेत्रफल, तो अब बोल रहा है एक दूसरा A1/4 कर देना है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जब A1/4 कर दें हम, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग क्या कर दें, A1/4। ये पहला वाला था जिसका हमने मान लिया A1 और दूसरे का हमने मान लिया A1/4, 4 गुना कम हो गया। अर्थात इसको यदि हम A2 माने तो A2 बराबर A1/4 हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। 10 ओम का एक प्रतिरोध है, कोई चालक है जिसका प्रतिरोध, ये देख लीजिए एक बार, ये एक चालक है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल को हम जो है 4 गुना कम कर दें। अर्थात यदि इसके क्षेत्रफल को हम A1 माने, तो अब यदि हम इसको A1/4 कर दें, तब जो ये चालक होगा, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो हमने सूत्र ज्ञात किया था दोस्तों, R2/R1 बराबर L2/L1 A1/A2। या एक दोस्त और हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया था, R2/R1 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो A1 में आप A1 को ही रखें, क्योंकि जो पहला ये कंडक्टर था इसका प्रतिरोध 10 ओम कहा गया, और इसको हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लें। लेकिन जो दूसरा चालक बनाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो पहला क्षेत्रफल है उससे 4 गुना क्या किया जाए, कम कर देंगे, तो ये A1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ A2 की जगह हमने A1/4 पुट किया वैल्यू, और ये स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर करेंगे इसको, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो R2/R1 बराबर कितना है दोस्तों, 16। तो ये R1 इधर चला जाएगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणे का R1। और प्रतिरोध का मान कितना था दोस्तों, 10 ओम, पहले चालक के प्रतिरोध का मान, तो 16 गुणे 10 अर्थात कि 160 ओम। तो इसके कहने का तात्पर्य यही था कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। अब यदि इसके क्षेत्रफल को हम 4 गुना कम कर दें, तब अब मान लेते हैं दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल A1 होगा। अब यदि हम जब इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये पतला हो जाएगा। जब पतला हुआ तो इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो इसका जो मान लेते हैं, जो दूसरा चालक इससे इस प्रकार बनेगा, तो इसका A2 होगा। तो A2 कितना बोल रहा है, ये पहले का जो क्षेत्रफल है उससे 4 गुना कम, इसलिए A2 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, A1/4। अब इसकी वैल्यू को पुट करके हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं।
आइए एक और सवाल है, इसमें बोला जा रहा है एक रेजिस्टेंस है, एक चालक का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसके व्यास को 4 गुना कम किया जा रहा है। अब जो क्या किया जा रहा है दोस्तों, व्यास को। अब यदि एक ये चालक है, पहले जो है एरिया को, लेकिन अब इस चालक के व्यास को, तो हम मान लेते हैं पहले का D1 होगा और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बताए। लेकिन अब जो बोला जा रहा है कि इस चालक का व्यास क्या किया जाए दोस्तों, 4 गुना कम। तो मान लीजिए जब व्यास 4 गुना कम कर देंगे तो मान लीजिए कुछ ये चालक जो बनेगा अब, तो इसका D1/4 होगा। जो ये दूसरा चालक मतलब D2 है, तो D2 बराबर कितना होगा, D1/4 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में D2 बराबर D1/4, ये देखिए 4 पुट करके और इसको मान को हम दोस्तों ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि ये देखिए ये एक वायर है, ये क्या है दोस्तों, एक वायर है और इससे एक यदि सर्कल बना दिया जाए तो सर्कल के डायामीटर, ये जो सर्कल का जो डायामीटर है, तो उस डायामीटर के सिरे के एक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। एक ये वायर दिख रहा है, इसका प्रतिरोध R है, लंबाई L है। अब इस वायर को यदि हम मोड़ के एक सर्कल बना दें तब इसके डायामीटर, ये जो डायामीटर के बिंदु जो हैं इनके एक्रॉस अर्थात डायामीटर के सिरों के एक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये L लंबाई था, इसका प्रतिरोध R था। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वायर है जिसका प्रतिरोध 10 या 20 ओम है, अब उसको मोड़ के यदि सर्कल बना दिया जाए तब डायामीटर के सिरों के क्रॉस प्रतिरोध क्या होगा। तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो आइए, ये R रेजिस्टेंस है और L लंबाई, हम इसको ये देखिए गोला बना दिए और ये डायामीटर उसको कहते हैं जो गोले को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब ये देखिए ये बांट दिया। अब यदि आप इतने की भाग करेंगे, सिर्फ ये आधे वाले भाग, तो ये जो फुल ये वायर का जो पूरा लंबाई था L, तो इसका लंबाई कितना होगा दोस्तों, L/2। ये आधा ही लंबाई होगा और जो इधर वाला आधा है तो इसका भी लंबाई कितना होगा दोस्तों, L/2, क्योंकि इसी वायर से बनाया गया है, इसकी टोटल लंबाई ही L, तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 हो। जब इसका रेजिस्टेंस R था, जब लंबाई L थी, हम जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L, अर्थात जो लंबाई होगा वही रेजिस्टेंस होगा। जब L है तो प्रतिरोध R है, तो जब L/2 होगा रेजिस्टेंस लंबाई, तो प्रतिरोध भी क्या होगा दोस्तों, R/2 होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है दोस्तों, इस आधे भाग का प्रतिरोध R/2 और इस आधे भाग का प्रतिरोध R/2। अब ये देखिए ये A पॉइंट, इस A पॉइंट को हमने लिया और ये देखिए, और इसको देखेंगे तो इसके बीच प्रतिरोध होगा, ये हमने ये बनाया प्रतिरोध R/2। अब इधर से A से फिर इधर से आए तो ये इधर भी प्रतिरोध, और ये B पे गया तो ये R/2, ये B पे गया। ठीक, तो अब इस फिगर को देखिए दोस्तों, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और ये सिरा A और ये सिरा B। ये A था तो यहाँ ये लिए और यहाँ से लाइन हमने खींचना शुरू किया, इसके बीच रेजिस्टेंस है R/2 मान का, तो ये R/2 मान का बना दिए, और ये इधर से B पे गया है तो ये B, और इधर से भी ये A से शुरू हुआ B पे गया है, अब प्रतिरोध R/2, दोनों पैरेलल में था तो इसको प्रकार कर दिए, तो RAB कितना आ गया दोस्तों, R/4। अब इस प्रकार यदि बोल दे कि 20 ओम का एक प्रतिरोध है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, उससे यदि एक सर्कल बनाया जाए तो उसके व्यास के सिरों के क्रॉस प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको सीधे सीधे RAB बराबर R की जगह 20 और 20/4 बराबर अर्थात 4/5, मतलब 4×5 = 20, 5 ओम। तो इस RAB के क्रॉस 5 ओम होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक वायर है L लंबाई की, इससे हम लोग क्या बनाए हैं दोस्तों, एक वर्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वर्ग। और वर्ग के विकर्ण के दोनों सिरे पे प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब ये देखिए इस वायर की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, L, और टोटल प्रतिरोध कितना दिया है, R दिया गया। अब इसी से हमको एक वर्ग बनाना है, ये हमने यहाँ पे देखिए वर्ग बना रखा है।
हम लोग जानते हैं वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो ये टोटल लंबाई L है और वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और जब बराबर होती हैं तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? L/4। इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? L/4, क्योंकि टोटल लंबाई ही इस तार की L है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं जो कि बराबर होती हैं, तो L/4। और R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो जब L/4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? R/4। अर्थात इन प्रत्येक वर्ग की भुजा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/4। अब जब R/4 हो जाएगा तो हमें विकर्ण हम जानते हैं, ये विकर्ण है। विकर्ण के दोनों सिरों के क्रॉस पूछा जा रहा है। ये किसी भी बिंदु के पूछा जा सकता है। किसी दो भुजा के सिरे के क्रॉस भी पूछा जा सकता है। हमने इसमें विकर्ण का बताया है, इसमें आपको हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमको पता चल गया प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा। अब आप यहाँ ध्यान से यदि देखेंगे तो एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये हमारा वर्ग था और ये विकर्ण, ये A था और ये B। तो ये देखिए हमने दोस्तों यहाँ A बना दिया, ये A बनाया और ये प्रतिरोध, तो ये यहाँ से निकाले, ये प्रतिरोध पहला, और फिर इसी पे तो गया ये दूसरा प्रतिरोध, ये जुड़ा था इस तरह, तो ये दूसरे प्रतिरोध, ये और ये B पे चला आया। फिर ये इधर गया, ये हमने इधर किया और इसका प्रतिरोध R/4। फिर ये इस तरह गया, इसका प्रतिरोध R/4, ये B पे गया। तो अब इस फिगर को जब देखेंगे आप दोस्तों, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट अब बन गया, तो इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में हम लोग जानते हैं R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। तो इस प्रकार R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 दोस्तों कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 R/4 होगा तो ये 2 कट जाएगा, तो R/2। तो ये देखिए, ये R/2 आ गया, ये R/2। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल का हम लोग जानते हैं कि R1 गुणे R2 बराबर होता है R1 प्लस R2, जब दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हो। उसी फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व कीजिएगा तो ये RAB बराबर R/4 आ गया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वायर है जिसका प्रतिरोध 40 ओम है, उससे यदि एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग के विकर्ण के सिरों के अक्रॉस प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 40 ओम का है, तो सिर्फ R की जगह 40/4 देकर 10। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि किसी भी सिरे के जिसे वर्ग बनाया गया था, कोई जरूरी नहीं कि विकर्ण पूछ देगा कि सिर्फ इस किसी भुजा के अक्रॉस, तो भुजा के अक्रॉस यदि ये पूछेगा दोस्तों, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो इस भुजे के अक्रॉस यदि आप पूछेगा तो ये रेजिस्टेंस आप ये A पॉइंट लें, ये A ले लें, और फिर उसके बाद यदि आप ध्यान देंगे तो ये एक R/4 इसका रेजिस्टेंस था, तो ये R/4 बना लें। फिर ये R/4 है, तो इन तीनों को यदि आप सीधा करेंगे, ये इसके सिरे के क्रॉस पूछेगा, तो इन तीनों को यदि आप तीनों को भुजाओं को ध्यान से देखेंगे तो कुछ सीरीज में जुड़े हुए होंगे और इनके पैरेलल में जुड़ा होगा एक ये भुजा। तो इन तीनों का सीरीज इसके पैरेलल में, तो इस प्रकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक भुजा के सिरे के क्रॉस आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला हुआ, इसमें आप डायरेक्ट, तो ये विकर्ण के सिरों के क्रॉस, इसी प्रकार आप भुजा के सिरे के क्रॉस का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। ये R/4 तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यदि R/4 सीरीज में है तो ये दोस्तों हो जाएगा 3R/4, और 3R/4 के पैरेलल में है, 3R/4 आया, और 3R/4 गुणे R/4 और बटेगा 3R/4 प्लस R/4। तो ये ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा 3R² अपॉन
16 और नीचे ये लसा लेंगे तो ये 4 का 4 ही रहेगा और 3r और 1r 4r आ जाएगा। 4r प्लस 4 कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा दोस्तों, r बचेगा। अब इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो ये r से r कट जाएगा तो आंसर होगा 3r/16। तो इस प्रकार यहाँ r का मान जो भी यदि सवाल पूछा जाए एग्जाम में, यदि किसी भुजे के क्रॉस पूछा जाए तो आप इस प्रकार बता सकते हैं 3r/16 से। आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करें, आप किसी भी भुजे के क्रॉस ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें विकर्ण के क्रॉस का फार्मूला ज्ञात किया है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, जय हिंद।